तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से टेंशन इन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव और पावर ऑफ वेव से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30 से आगे। क्वेश्चन नंबर 31 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव सबसे रिलेटेड, इंटरफेरेंस सबसे रिलेटेड, हल्का सा इंटरफेरेंस है। मेन इंटरफेरेंस साउंड वेव में आपको देखने को मिलेगा और जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़िएगा तब मेन इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव से, मेनली स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है 30 से जो आगे है। ठीक है, वैसे इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 से 40 तक डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि मेनली बेस्ड है किस तरीके से जब दो पॉइंट फिक्स रहता है और उसके बीच में वेव क्रिएट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 30 से 40 तक का जो क्वेश्चन बेस्ड है वो इस बात पे बेस्ड है कि जैसे दो फिक्स पॉइंट के बीच में स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन है और एक वेव पल्स को जनरेट किया गया, तो स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। इस केस में जो आप देख सकते हैं ये λ/2 होगा, इसका लेंथ l है और यहाँ से यहाँ तक λ/2 होगा। मीन्स l का वैल्यू λ/2 के बराबर, लैम्डा का वैल्यू 12 के बराबर, लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी c होगा और ये फ्रिक्वेंसी का वैल्यू c/12 हो जाए क्योंकि लैम्डा का वैल्यू 12 है। तो ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, इन सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और यदि मान लेते हैं कि ये तो एक लूप बन रहा है, यदि 2 लूप बने, 3 लूप बने, ये तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। ठीक है, और ये फंडामेंटल ओवरटोन है, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन यदि होगा तो कैसा होगा, देख लीजिए। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का भी ये कुछ इस तरह से होगा, स्टैंडिंग वेव बनेगा। अब यहाँ से L है और L का वैल्यू लैम्डा के बराबर आ गया और लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी इक्वल टू C होता है। तो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2C/2L या C/L, है ना। तो ये फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा। मतलब यदि n लूप बनेगा, फॉर n लूप, यदि n लूप बनेगा या nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा वो nC/2L होगा। ठीक है, यहाँ पे n जो है ये मोड ऑफ वाइब्रेशन है, मोड ऑफ वाइब्रेशन है और यही इक्वल होगा हार्मोनिक के, तो इसको हम लोग हार्मोनिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब 2 पॉइंट फिक्स हो तो उसके लिए मोड ऑफ वाइब्रेशन और हार्मोनिक बराबर होता है। एक्चुअली हार्मोनिक का जो फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये होता है एक्चुअली हार्मोनिक का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से आगे 31 क्वेश्चन देखते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 31 सीधा इस पे बेस्ड नहीं है, हल्का सा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा उस पे बेस्ड है। चलिए फिर, लेकिन आगे जो 33 से क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मिलेगा। देखिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है। 2 waves traveling in the same direction through the same region have equal frequency, wavelength and amplitude if the amplitude of each wave is 4 millimeter। 2 आइडेंटिकल वेव है जिसका कि एम्पलीट्यूड 4 मिलीमीटर दिया हुआ है, दोनों का एम्पलीट्यूड 4 मिलीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद कहा जा रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज 90 डिग्री, व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, तो जैसा कि आप SHM में आप पढ़े होइएगा, यदि 2 वेव या 2 SHM यदि 5 फेज में होता है, मतलब मैं कर रहा हूँ ये A साइन, जैसे A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX है। ठीक है, और इसका फेज φ1 है।
ठीक, मान लिया जाए। और एक है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई टू। ये फेज डिफरेंस है फाई वन और फाई टू, इसके बीच में इसका फेज फाई वन, इसका फेज फाई टू। वैसे ये टोटल फेज, यही टोटल फेज है। तो इन दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो फेज डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना मिल जाएगा, फेज डिफरेंस मिल गया फाई टू माइनस फाई वन, ये फेज डिफरेंस मिल गया। और एसएचएम में आपने पढ़ा होगा कि नेट एम्पलीट्यूड जो मिलता है वो कैसे मिल जाता है भाई, a1 स्क्वायर्ड प्लस a2 स्क्वायर्ड प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, मीन्स फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि a1 स्क्वायर्ड प्लस a2 स्क्वायर्ड प्लस 2a1 a2 कॉस फाई टू माइनस फाई वन, ऐसे लिख सकते हैं आप ए नेट को, नेट एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि a1 इक्वल टू 4 मिलीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है भाई, 4 मिलीमीटर दिया है। और आपको नेट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो नेट एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितने के बराबर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो 4√2 मिलीमीटर आ गया। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 आपका बन चुका है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन में 32 को सॉल्व करते हैं। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन में 32 में क्या कहा जा रहा है। फिगर शो 2 wave pulse t equal to 0 traveling on the string in opposite direction with the same wave speed 50 centimeter per second. Sketch the shape of the string at t equal to 4 millisecond, 6 millisecond, 8 millisecond and 12 millisecond. ठीक है, इन सब टाइम पे कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। देखिएगा, कुछ ऐसा पल्स है, ये 2 है, ये 6 मिलीमीटर है। ठीक है, mm मैं नहीं लिख रहा हूँ, मिलीमीटर में ही है। ये 10 है, ये 14 है। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये y है, ये x है। ठीक है, ओके, तो कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है। और इसका जो स्पीड है, वो कितना दिया हुआ है, स्पीड 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मीन्स 500 मिलीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट 4 मिली सेकेंड। ठीक है, तो 4 मिली सेकेंड में ये वेव कितना चल जाएगा, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे देखना है। तो 4 मिली सेकेंड में, और ये चल कितने से रहा है, इसका स्पीड है कितना, इसका स्पीड है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स 500 मिलीमीटर पर सेकेंड एक तरीके से। ठीक है, ये है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड है ना, 4 मिली सेकेंड है। तो टाइम दिया हुआ है 4 मिली सेकेंड। तो यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा जितना कि वेव चल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना चलेगा, ये 500 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, ये मिलीमीटर में हो गया, मिलीमीटर पर सेकेंड में हो गया। ठीक है, और ये मिली सेकेंड में हो गया। तो टोटल आप यदि इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 10 टू दी पावर -3 मिलीमीटर आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया, 0.2000 आएगा, 2 मिलीमीटर आ गया, है ना, 2 मिलीमीटर आ गया। मतलब ये वेव, ये पल्स जो है ये 2 मिलीमीटर चलेगा और ये भी पल्स 2 मिलीमीटर चल जाएगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। तो देखिए ये 6 से 8 तक पहुंचेगा, ये 10 से 8 तक पहुंचेगा। तो जो पल्स जो बनेगा वो कैसा पल्स बनेगा, ये पल्स कुछ इस तरह का बन जाएगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ,
ये पल्स कुछ इस तरह का बनेगा, ये हो गया 4, यहाँ पे ये हो गया 8 और ये हो गया 12। कुछ इस तरीके से ये y हो गया, ये x हो गया, इस तरीके से पल्स बन जाएगा। अब देख सकते हैं, समझिए इस बात को कि ये t = 0 पे पल्स कुछ इस तरीके से था और t = 4 मिली सेकेंड पे पल्स कुछ इस तरीके से था। अब क्या कहा जा रहा है, अब नेक्स्ट टाइम क्या कहा जा रहा है, कब कैलकुलेट करना है, अब कैलकुलेट करना है 6 मिली सेकेंड में। 6 मिली सेकेंड में कैलकुलेट करना है। तो देखिए 6 मिली सेकेंड 4 मिली सेकेंड में ये 2 मिलीमीटर चला है, ठीक है। तो 2 मिली सेकेंड में कितना चल जाएगा, तो 2 मिली सेकेंड में यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो डिस्टेंस चल जाएगा ये 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर चल जाएगा। मतलब अब ये क्या होगा, ये 8 से 9 पहुंचेगा, ठीक है, और ये 8 से 7 पहुंचेगा। मतलब 7 से 9 वाला जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये 4 इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। डी को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, वैसे भी ये तो काम का है नहीं, इधर का काम का है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये 2 से 1, ये 4 से 1 चला गया, 5 हो गया ये, ठीक है। और ये 12 से 11 पे आ गया, ये 11 पे आ गया है, ओके। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, देखिए ये 8 है और ये 8 से कहाँ तक जाएगा, ये 8 से 9 तक जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, ये 5 से 9 तक जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब जो ये जो सिचुएशन बना 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर ये भी चला और 1 मिलीमीटर ये भी चला, मतलब ये कुछ ऐसा बन चुका है यहाँ वाला पॉइंट, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो चुका है, ये वाला जो पल्स है ना, ये कुछ ऐसा पल्स है। समझ रहे हैं इस बात को, मतलब अब जो ये पल्स बना हुआ है ये है 8 मिलीमीटर पे, तो ये 7 होगा और ये 9 होगा, मतलब ये 7 होगा, ये 9 होगा। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, कुछ इस तरीके से पल्स होगा। ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। आपको यदि ये ऐसे समझने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है तो आप इस तरीके से समझिए, जैसे अब जो एक पल्स होगा, देखिए ये 4 से 8 तक था, अब कहाँ से होगा, 5 से 9 तक होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बना लो, ये 5 से 9 तक हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 9, और ये वाला पल्स कहाँ से कहाँ तक चल जाएगा, 8 से 7 जाएगा, 7 से 11 तक रहेगा, ये रहेगा 7 से, ऐसे बना लीजिए, ये रहेगा 7 से 11 तक, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये कॉमन रीजन है, तो ये एक दूसरे को ऐड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। मतलब ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, अब ये ऐसा बन चुका है, बन गया ना। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, x देख लीजिए सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकेंड पार्ट का है। थर्ड पार्ट को यदि आप देखिए तो थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है 4 से 6 और 6 के बाद जो नेक्स्ट टाइम है वो है 8 मिली सेकेंड। तो 8 मिली सेकेंड में तो ये 7 से 5 पे आ जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये एकदम कंप्लीट ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। ये कंप्लीट ऐसे ही दिखेगा, ये 7 से 5 पे आ चुका है, ठीक है। और मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये देखिए 6 से लेकर के 10 तक, ये 11 से 10 पे आएगा और 10 से 6 तक रहेगा, 10 से 6 तक, और ये 5 से 6 पे जाएगा और 6 से 10 तक रहेगा, मतलब ये पल्स, ये वेव यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया t इक्वल टू 4688 मिली सेकेंड पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पल्स कब कैलकुलेट करना है, थर्ड जो इसका पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो है 12 मिली सेकेंड पे कैलकुलेट करना है। तो 12 मिली सेकेंड पे ये पूरा का पूरा कंप्लीट निकल जाएगा और ये पल्स कुछ इस तरह का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक ना।
तो अब ये क्या हो गया, कैसे ये बना देख लीजिए। तो इसमें अब क्या हुआ, जब ये कंप्लीट हो चुका है तो ये वाला 2 मिली सेकेंड में कितना चलेगा, 2 मिली सेकेंड में ये टोटल कंप्लीट करेगा 1 मिलीमीटर। तो 4 मिली सेकेंड में कितना कंप्लीट करेगा, 2 मिलीमीटर। तो ये 2 मिलीमीटर आगे आ जाएगा और ये 2 मिलीमीटर पीछे चला जाएगा। तो जब ये आगे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा 2-2 मिलीमीटर, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया, 4 मिलीमीटर का हो गया। तो अब ये वाला जो पल्स हो गया, ये देखिए अभी कहाँ पे था, 6 से 10 पे था, तो ये कहाँ पे हो गया, 8 से ये 12 पे हो गया। और ये 10 से, तो ये 8 से, ये 10 से 8 पे आ गया, तो 8 से ये कहाँ पे हो गया, 4 पे हो गया। तो कुछ इस तरीके का y और x ये ग्राफ बन जाएगा 4th पार्ट के लिए। अब समझ के इसको बना लीजिए, ठीक है। ये 4th पार्ट का ग्राफ हो गया, d पार्ट का ग्राफ हो गया, t इक्वल टू 12 मिली सेकेंड का ग्राफ हो गया, ये t इक्वल टू 8 मिली सेकेंड का ग्राफ हो गया। ये वाला जो ग्राफ बन गया है, ये t इक्वल टू 6 मिली सेकेंड का ग्राफ बन गया है, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ बन गया है, t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड का ग्राफ बन गया है। समझ के इसको बना लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 आपका बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2 वेव ईच हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और वेवलेंथ दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर का वेवलेंथ है, ठीक है। आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव इफ द सेकेंड वेव आर प्रोड्यूस 0.015 सेकेंड लेटर। ओके, अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि फेज डिफरेंस आता क्यों है। फेज डिफरेंस टाइम लैग के कारण आता है, या टाइम डिफरेंस के कारण आता है, या पाथ डिफरेंस के कारण आता है। ये 2 कारण से फेज डिफरेंस आता है, ठीक है। तो देखिए जैसे एक पल्स, एक इक्वेशन में बना रहा हूं, y1 इक्वल टू हो गया a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। दूसरा पल्स है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, t1 टाइम पे x1 पोजीशन पे, t2 टाइम पे x2 पोजीशन पे। तो अब जो ये वाला जो टर्म है, यही तो फेज कहलाता है ना, यही फेज कहलाता है। मतलब ये डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट पोजीशन पे, ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशन पे। तो अब फेज डिफरेंस किसके कारण होगा, फेज डिफरेंस जो होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, ठीक है, प्लस के x1 माइनस x2, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये टोटल फेज डिफरेंस है, नेट फेज डिफरेंस है, ठीक है। इसमें ये वाला जो फेज डिफरेंस है, ये टाइम डिफरेंस के कारण है, ठीक है, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस। और ये वाला जो है, ये फेज डिफरेंस है पाथ डिफरेंस के कारण, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यदि पाथ डिफरेंस नहीं हो, यदि पाथ डिफरेंस नहीं हो, टाइम डिफरेंस हो, तो फेज डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा। ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ t2 माइनस t1। ये टाइम डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस हो गया। इफ x1 इक्वल टू x2, केस 1 कर देता हूं मैं इसे। और केस 2 की यदि बात की जाए तो फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इफ t1 इक्वल टू t2 है, इफ t1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है t2, तो जो फेज डिफरेंस आएगा वो 2 पाई बाई x, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x1 माइनस x2 के बराबर आएगा। ये फेज डिफरेंस क्यों आया है, ये फेज डिफरेंस आया है पाथ डिफरेंस के कारण। और ऊपर वाला जो फेज डिफरेंस है वो क्यों आया है, टाइम डिफरेंस के कारण। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके जो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है, इफ द सेकेंड वेव वाज प्रोड्यूस 0.01 सेकेंड लेटर, ठीक है। तो 0.01 सेकेंड लेटर है, तो आप 0.015 सेकेंड के लिए फेज डिफरेंस निकाल लें। तो फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का मैं आंसर बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा
2 पाई, ऐसे लिख देते हैं डेल्टा फाई को 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई एफ लिख सकता हूं मैं, और T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 तो ये दे रहे हैं 0.015 ये दिया हुआ है टाइम डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे 2 पाई एफ के जगह पे 100 इंटू 0.015 हो गया ये, ठीक है। तो ये आ गया 3 पाई वैल्यू डेल्टा फाई का। तो ए पार्ट बन गया। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है? बी पार्ट में कहा जा रहा है इफ़ ईच ऑफ द वेव if the two wave are produced at the same instant but first one was produced a distance 4 centimeter behind the second one। अब पाथ डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का पाथ डिफरेंस है, तो डेल्टा फाई का वैल्यू लिख लीजिए 2 पाई बाई लैम्डा 4 सेंटीमीटर, और पाथ डिफरेंस 2 सेंटीमीटर, लैम्डा का वैल्यू है 2 इंटू 4 सेंटीमीटर। पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर का और लैम्डा का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो ये कट गया, तो डेल्टा फाई का वैल्यू हो गया 4 पाई, ठीक है ना। अब इसके सी पार्ट को देख लीजिए। सी पार्ट में कहा जा रहा है इफ ईच ऑफ द वेव हैज एन एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर, व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इन पार्ट ए एंड बी। तो ए पार्ट में क्या है? 3 पाई है। अब 3 पाई एक पल्स जैसे इस तरफ है, ठीक है। इस यहाँ से 3 पाई जैसे ये 2 पाई हो गया और फिर पाई हो गया, मतलब एक पल्स ए इधर हो गया, ए इधर हो गया। तो ए पार्ट के लिए नेट एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा, दोनों अपोजिट हो गया तो 0 हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट के लिए बी पार्ट, इस सी क्वेश्चन का बी पार्ट के लिए देखिएगा तो 4 पाई का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कितने का है? 4 पाई का, मतलब एक वेव इधर हो गया तो यहाँ से 2 पाई घूम गए, फिर 2 पाई घूम गए तो इधर ही हो गया। तो तो एम्पलीट्यूड कितने का हो जाएगा? 2a का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस का जो आंसर है वो 0 होगा, और सेकेंड केस में चूंकि एम्पलीट्यूड दे रखे हैं 2 मिलीमीटर, तो सेकेंड केस का आंसर कितना हो जाएगा? 4 मिलीमीटर। ये फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 बन चुका है। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में 34 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इफ द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 60 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन का वैल्यू T होगा, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होगा। तो इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है वो C/2L के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? C/2L। अभी जस्ट मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि किस तरीके से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक आप लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि C/2L है, तो C का वैल्यू दिया हुआ है 60, लेंथ का वैल्यू है 1, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 60 मीटर पर सेकेंड 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन में 34 बन चुका है। 35 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में 35 में क्या कहा जा रहा है? अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज स्ट्रेच्ड टू अ टेंशन ऑफ 160 न्यूटन। टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 160 न्यूटन, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 हर्ट्ज, फाइंड द लीनियर मास डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा आप? तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फिर से वही, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो C/2L हो जाएगा, और 1/2L, और C को लिख सकते हैं T/√अंडर लीनियर मास डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है? 100 हर्ट्ज, तो ये हो गया 100 × 2 × L। लेंथ का वैल्यू कितना दिए हैं? 2, दैट इज इक्वल टू √T/μ। यदि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये 2 4 हो जाएगा, 4 × 10⁴ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू T। T का वैल्यू कितना दे रखे हैं इसमें? टेंशन का वैल्यू दे रखे हैं ये 160 दे रखे हैं, और ये टोटल इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर भी 16 आ जाएगा, है ना। 160 हो गया बाई म्यू हो गया, तो म्यू का वैल्यू ये 10 से कट गया, 10⁻³ kg पर मीटर हो गया, तो ये 1 ग्राम पर मीटर इस क्वेश्चन का 35 का आंसर हो गया, ठीक है। फिर
चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। A steroid of mass 4 ग्राम and length 80 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट 2 इंड, दोनों इंड पे फिक्स है, तो वही फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा f/12 फंडामेंटल के लिए, nf/12 nth हार्मोनिक के लिए, nth लूप के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, फिक्स द टेंशन इन द वायर इज 50 न्यूटन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल। फोर्थ हार्मोनिक, तो फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी nth हार्मोनिक के लिए क्या होता है, nc/12। ठीक है, तो फोर्थ हार्मोनिक के लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ हार्मोनिक के लिए 4c/12 हो जाएगा, मीन्स 2c/L आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है कि इसका जो c का जो वैल्यू है, इसमें टेंशन इन स्ट्रिंग दिया हुआ है 50 न्यूटन, मास दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2/L लेंथ का वैल्यू कितने के बराबर दे रखे हैं, 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10⁻², एंड C को हम लोग लिख देते हैं T/μ, लीनियर मास डेंसिटी। ये फोर्थ हार्मोनिक आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है और म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली, ये 40 से कैंसिल आउट हो गया, ये 100 हो गया, तो ये हो गया 2.5, और यहाँ पे हो गया T/μ, और T के जगह पे आप, टेंशन के जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, 50 न्यूटन दिया हुआ है, और मास बाई लेंथ, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इसका 4 ग्राम, 4 ग्राम मास दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻³ और 80 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, तो ऊपर 80 चला गया, 80 इंटू 10⁻²। तो कुछ इस तरीके से हो गया यहाँ पे। तो ये 4 से 20 कट गया, ये 10⁻³ ऊपर चला गया, तो 10 बचा, और 10 जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 2.5 इंटू ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 250 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ गया, और 250 हर्ट्ज यदि फ्रीक्वेंसी आ चुका है तो आप वेवलेंथ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड का वैल्यू आपको आया है 100 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू हो गया स्पीड, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड होता है, जिसका वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, 100 के बराबर। मैं स्पीड को c से लिखता हूँ, आप कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो वेवलेंथ का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 100 बाई फ्रीक्वेंसी 250। ठीक है, तो ये कट गया, तो वेवलेंथ का वैल्यू हो गया 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.4 आएगा, जो कि 40 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में 36 सॉल्व हो चुका है।